अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को रिझाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। क्या है ये कार्यक्रम? इसका नाम रखा गया है स्नेह मिलन, यानी आओ प्रेम से मिलें। क्या भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच कोई स्नेह का रिश्ता हो सकता है? राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से कहने के लिए तो हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में दोनों एक हो सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है बिटवीन मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या है ये स्नेह मिलन कार्यक्रम और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है बीजेपी को, और ये क्यों आवश्यक है बीजेपी के लिए? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच बहुत ही उलझे हुए रिश्ते हैं। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन मानते हैं पॉलिटिकली। दो विपरीत विचारधारा के लोग, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों को रिझाया जा सकता है, पॉलिटिकली पटाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? तो दुनिया में असंभव तो कुछ नहीं। जब सपा बसपा एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं तो एनीथिंग। लेकिन क्या है मुसलमानों के मन में, वो क्या सोच रखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और बीजेपी मुसलमानों के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखती है? एक बड़ी आबादी और पिछले असेंबली चुनाव में जिस ताकत के साथ ये कम्युनिटी अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही और कहने भर को भी बीएसपी या अन्य दलों को वोट नहीं दिया और एक तरफा एक नाके से होकर गुजरे समाजवादी पार्टी के, उससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि एक बड़ा वोट चंक है जो कंसोलिडेटेड है अपोजिशन में एक लार्जेस्ट पार्टी के साथ। बीजेपी अब इसमें थोड़ा परिवर्तन चाहती है, क्योंकि ये इकट्ठे वोट जाके कई जगहों पर समीकरण को बदल दे रहे हैं। तो बीजेपी एक कार्यक्रम शुरू करना चाहती है होली के ठीक बाद। इस कार्यक्रम का नाम है स्नेह मिलन। क्या? स्नेह मिलन। कौन किससे स्नेह करके मिलेगा? बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और मुसलमान। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? तो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, उसने ये जिम्मेदारी ली है कि वो प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम कराएगा। लेकिन बीजेपी की जो रीति नीति, एजेंडा, कार्यप्रणाली, कार्यशैली, कार्यपद्धति, बयान, उनके विचार, क्या मुसलमानों के आइडियोलॉजी से, मुसलमानों के रोज़मर्रा के जीवन से, मुसलमानों के अपने जीवन शैली के साथ और मुसलमानों की क्या राजनीतिक विचारधारा के साथ कोई मत की एकता है? इसके पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठा चुकी है, लेकिन वो फुस हो गया, बहुत चला नहीं। कोशिश बहुत हुई लेकिन बात बढ़ी नहीं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी के भीतर माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वालों के कद जरूर बढ़े, उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, इनामात मिले, इमदाद भी मिली, खैरात भी मिली और इनामों की बारिश भी। लेकिन क्या वो अपनी कम्युनिटी को बीजेपी से जोड़ सके? बहुत मुश्किल। तो ये स्नेह मिलन कार्यक्रम शुरू कहाँ से हो रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश से। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि वहाँ आरएलडी और समाजवादी पार्टी का डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको तोड़ा नहीं जा सका। तो क्या ये स्नेह मिलन कार्यक्रम उसको तोड़ पाएगा? हम इसकी आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी की जीत के लिए क्यों आवश्यक है और बीजेपी ऐसा क्यों तो चाहती है। एक तो मुसलमानों के प्रति जो कार्यशैली, कार्यपद्धति है, उनके भीतर एक अलग किस्म की नाराजगी है। बीजेपी इस नाराजगी की इंटेंसिटी को कम करना चाहती है, इसकी जो तीव्रता है और जो ये विरोध का स्तर है, इसको कम करना चाहती है। इससे उसके बाकी वोट भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कभी यही तीव्रता, यही विरोध बीजेपी की ताकत थी। लेकिन अब चूंकि गेम खुल रहा है तो ये तीव्रता की परेशानी बीजेपी भी महसूस कर रही है। लेकिन अपोजिशन सांस थाम के इस केस को देख रहा है, ये स्नेह मिलन और ये पसमानदा सम्मेलन। चूंकि पसमानदा सम्मेलन सफल नहीं हुआ, फेल हो गया, फ्लॉप। स्नेह मिलन क्या सफल होगा?
या फिर ये कुछ एलीट टाइप के माइनॉरिटी के मुसलमान बीजेपी नेताओं की अपने लिए कुछ इमदाद, कुछ ओहदे, कुछ इनामात के लिए ही सीमित रह जाएगा? हमारी आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि क्या मुस्लिम बिरादरी को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश सफल होगी या पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की स्कीम जैसी फ्लॉप होगी। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में ये बताया जाएगा कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने क्या किया। तो बहुत से कट्टर हिंदू भी इस ताक में बैठे हैं कि बीजेपी बताए तो उसने मुसलमानों के लिए किया क्या है, फिर ये लोग अपना अलग उस मसले पर बात करेंगे। तो आइए पहले कुछ बयानात सुन लेते हैं, फिर आज की चर्चा है बड़ी दिलचस्प, इसको मन से डिबेट किया जाएगा इस पर। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आज भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, पंचायतों में शामिल होते हैं, और जो बिरादरी के फैसले होते हैं वो उसमें ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान, वो केवल बिरादरी देखी जाती है। तो क्योंकि एक देश है और हम सबका डीएनए भी एक है, और ये हमारी विरासत रही है कि हमारा जो सबका डीएनए है वो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का समान है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं बिरादरियों के लोगों को लगभग इसमें जब सैकड़ों की तादाद में प्रधान होंगे, सम्मानित लोग होंगे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का अल्पसंख्यक मोर्चा का आगे का प्लान है। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। उसका मूल एजेंडा नफरत फैलाना है, लोगों को धर्म और जातियों में बांटना है। आज भारतीय जनता पार्टी स्नेह मिलन समारोह करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैला सकती है, लोगों को दिलों को जीतना ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। कहते हैं ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, पिछले 8 साल से आपकी सरकार है, अब तक आपने स्नेह मिलन नहीं किया। अब तक तो आप सांप्रदायिकता का वैमनस्य फैलाने का मिलन आप करते रहे, देश को तोड़ने की बात करते रहे, हिंदू मुसलमान में आग लगाने की बात करते रहे। अब आप स्नेह मिलन की बात कर रहे हैं। इन शब्दों के भ्रमजाल से कुछ नहीं होगा, सांप्रदायिक प्रेम फैलाइए। तो मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली स्वयं मौजूद हैं। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने और चर्चित पत्रकार हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुंवर बासित अली जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या है ये स्नेह मिलन और ये स्नेह की आवश्यकता मुसलमानों से, और आपको कैसे, ऐसे कैसे? पहले तो जो आपके शुरुआती इंट्रोडक्शन के शब्द थे, इमदाद और खैरात, उस तरह के जो शब्द थे, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं थे, लेकिन मैं अपनी बात पे आता हूँ कि वो विषय अलग है। इसने मिलन, एक देश एक डीएनए, ये हमने जो मुस्लिम, राजपूत, मुस्लिम, गुजर, जाट और त्यागी समाज, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि यहाँ जो गांव हैं वो बाहरा, चौबीसी, बावनी, यानी कि देहात के देहात अगर हैं तो वो बिरादरी के हिसाब से बने हुए हैं, और उसमें राजपूत अगर हिंदू है तो मुसलमान भी साथ में हैं, त्यागी अगर हिंदू है तो मुसलमान भी साथ में हैं, इसी तरह गुजर, जाट। तो जब इनकी पंचायतें होती हैं बिरादरी की, धर्म के आधार पर नहीं, बिरादरी के आधार पर, तो उसमें सभी लोग शामिल भी होते हैं और सब अपनी बात रखते हैं, और उनका मुखिया कोई हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, वो बिरादरी का कोई बुजुर्ग। पर आप तो निहायत जातिवादी व्यक्ति लग रहे हैं अपनी बातों से, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता जिससे मैंने बात करता हूं सब कहते हैं कि बीजेपी जातिवाद पर विश्वास नहीं रखती, और आप तो बिरादरियों के नाम गिनाए दे रहे हैं और कौन किसकी पंचायत करेगा, ये तो खुला जातिवाद है। और भारत के निर्वाचन आयोग भी इस तरह की बातों पर रोक लगाता है जो आप कर रहे हैं। आप इसको देखिए कि इस तरह का सामाजिक ताना बाना है, और आप जातिवादी सम्मेलन भारत में राजनीतिक रूप से प्रतिबंधित हैं। आप ये जो बिरादरी का भी नाम गिना रहे थे, ये गैर कानूनी बात आपने कही है, ये निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान ले सकता है।
क्या जाट महासभा, गुर्जर महासभा, राजपूत महासभा प्रतिबंधित हैं भारत के अंदर? आपके राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते आप। बताइए आप। राजनीतिक कार्यक्रम जाति के हिसाब से नहीं कर सकते। या तो कह दीजिए कि हाँ बीजेपी करेगी, आप कह सकते हैं, मैं उसको नोट कर लूंगा। मैंने आपको जो सामाजिक ताना बाना है मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं, और एक बार आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर आपको इसी तरह से बात करनी है तो मैं आपके साथ नहीं बैठ पाऊंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। चॉइस आपकी है, आप बैठना चाहें जाना चाहें, चॉइस इज योर्स। चलिए मैं सॉरी, मैं उठता हूँ फिर। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हटा लीजिए भाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, ये क्या है स्नेह मिलन और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक ही सवाल में कुंवर साहब निकल लिए। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, इसका मामला ये है कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसने एक खतरे की घंटी बजाई बीजेपी के लिए। यदि आप इसके सारे उसको देखें, यदि सामाजिक दृष्टि से उसका अध्ययन करें, तो आप देखिए कि जो बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के नेता थे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन जातियों का वर्णन कर रहे थे जो बाकायदे वहाँ प्रभावित करती हैं। ये खतरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए और उसका आप आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि करीब 10 ऐसी सीटें हैं, यदि मुस्लिम वोटों की तीव्रता ना होती तो वो बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन इतना तीखे ढंग से वहाँ पर वोट पड़ा। विशेष रूप से 90%, 95%, 85% इस तरह का और किसी को गया ही नहीं, एक तरफा पड़ा। एक नाके से गुजरा। मैंने तो कहा डिबेट के प्रारंभ में, एक नाके से गुजरा, एक लाइन से गया वोट और किसी को नहीं दिया जी। तो बीजेपी को लगता है कि यदि इसकी तीव्रता ही हम कम कर देते तो ये जो कुंवर साहब कह रहे थे, ये अनजाने में गलती से बोल गए जातिवाद सम्मेलन, या वाकई में इनकी प्लानिंग है जातिवार करना है? क्योंकि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट था उनका। अब वो इमेच्योरिटी है उनकी, अभी थोड़ा टीवी पे आए हुए नहीं है तो इसलिए आइडिया नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं, ये बाकायदे हम इनकी रणनीति हम बता रहे हैं आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े ऐसे गांव के गांव ऐसे हैं जो अपने आगे बाकायदे मुस्लिम हैं गांव, लेकिन त्यागी हैं, गुर्जर लिखते हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है। और उनके मन में ये है कि साहब हम गुर्जर थे, हमारे पूर्वज त्यागी थे, तो ये वही जो उनके मन में है उसको छूना चाहते हैं, उसको वो टच कर रहे हैं जी। तो कोई ऐसा नहीं है कि अनजाने बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे थे क्योंकि वास्तव में हर दृष्टि से बीजेपी वो सारे इनका वोट पाना चाहती है, लेना चाहती या है। हम और आप जो विषय पे डिस्कस कर रहे थे कि ये मुस्लिम वोटों के विरोध की तीव्रता को कम करना चाहते हैं। ये तीव्रता कम करना चाहती है। ये वोट बीजेपी जानती है कि वोट बहुत आसानी से उन्हें नहीं मिलेंगे मुस्लिम वोट, लेकिन यदि उसके तीखेपन को कम कर दें तो परिणामों में काफ़ी आपको उलट। उत्तर प्रदेश में ये तीखापन कम होता तो करीब 20-25 ऐसी सीटें हैं जो बाकायदे बीजेपी की झोली में जा सकती थी। क्या इस तरह के कार्यक्रम जो स्नेह मिलन कार्यक्रम हैं, क्या ये तीव्रता को कम कर पाएंगे? और ये कह रहे हैं एक देश एक डीएनए, अब ये क्या है? देखिए ब्रजेश जी, आप इसको केवल इनके बयान से न जोड़िए जी। प्रधानमंत्री ने अभी पार्टी के 2 कार्यक्रम हुए, एक संसदीय दल की बैठक में भी बोले, वो बाकायदे सांसदों की बैठक में कई जगह बोले, और उन्होंने बाकायदे कड़ाई से कहा कि साहब आप लोग तीखे बयान देना बंद कीजिए, और विशेष रूप से जो मुसलमानों के खिलाफ आप लोग तीखे बयानबाजी करते हैं इस पे रोक लगाइए। ये बड़े उससे कहा गया। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष ने भी कई बार लोगों को बुलाकर कहा और उन लोगों से पूछा कि भाई इस तरह क्यों हो रहा है। तो ये वहाँ से शुरू हुई धारा है, ये धारा वहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच रहे। अब जब उनका वो है तो वो ये सोचते हैं
कि किसी तरह पार्टी चाहती है कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह उसके तीखेपन को कम किया जाए, तीव्रता को कम किया इस जाए। तरह के कार्यक्रम भले की वोट तीव्रता हमें ना घटाएंगे, दें। आपको लगता है ऐसा सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि मेरा ही मानना है पसमानदा वाला चला नहीं कार्ड। नहीं, पसमानदा वाला नहीं चला, लेकिन ये लोग अभी भी, मैं अभी आप यदि जाएंगे तो ये लोग ये समझाने में लगे हैं कि साहब पसमानदा जितना गरीब है, ये खुल के कार्यक्रम नहीं हो रहे पसमानदा के। ये कह रहे हैं कि साहब मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो जी, आपको शुक्रिया। अनाज दे रहे हैं, मैं डिबेट के दूसरे सारी चरण में आपके सहायता दे बाकी रहे विचारों हैं, को मकान दे रहे जी, हैं, तो ये सम्मिलित करूंगा। समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये। जी, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्नेह मिलन कार्यक्रम, एक देश एक डीएनए कार्यक्रम सुनकर आपके चेहरे पे मुझे कुछ तनाव दिख रहा है। तनाव नहीं, मुझे हंसी आ रही थी। वो हंसी रोकने के चक्कर में तनाव आपको दिख रहा हो। नहीं, आपके चेहरे पे तो मुझे आज तनाव दिख रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि, और मैं जो बात कहूँगा ब्रजेश भाई, हंसी क्यों आ रही थी आपको? हंसी इसलिए आ रही थी कि अब जैसे कोई भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ करके बैठ जाए और उसको पहचान जाए लोग भेड़िया बैठा है, तो जो पहचान जाएगा उसको हंसी तो आएगी। घबराहट भी तो हो सकती है। ये जी, घबराहट भी तो हो सकती है। नहीं, घबराहट नहीं हो सकती। समाजवादी बहादुर लोग होते हैं, वो घबराते नहीं हैं इन चीज़ों से। देखिए, मैं जो भी बात कहूँगा ये इस प्रकाश में कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक राजनीतिक संतान है, वो जो चिंतन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था उसी चिंतन के आधार पर चलती है। और ये जो स्नेह मिलन या ऐसे कार्यक्रम की बात हुई, या तो ये निहायत सतही सोच है, जैसा कि अभी आपने आज ऐसा काम कर दिया कि पहले ही ओवर में आपने ओपनर बल्लेबाज को ही चला गया। नहीं, उन्होंने स्वयं कहा हाँ, कि मैं नहीं, जा वो सकता खुद हूं। कहा। चॉइस आपकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई जबरदस्ती किसी को गुगली बिठाते नहीं, गुगली जो जाना आपकी चाहे जा सकता है। गुगली आपकी घूम गई ज्यादा, और उससे वो किसी को मिन्नत करके थोड़ी बुलाए हैं, नहीं, मेहमान है, बिल्कुल ठीक आप आए बात है, अपनी बात बिल्कुल कहिए। ठीक बात है। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, आज मैं आपके कार्यक्रम में आने के पूर्व श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स के कुछ पन्ने पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी उस पुस्तक में भारत के लिए 3 खतरे बताए हैं देश के लिए। पहला खतरा मुसलमान, दूसरा खतरा ईसाई, और तीसरा खतरा कम्युनिस्ट। तो या तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि सावरकर से लेकर के गोलवलकर तक जो जिन चिंतकों के चिंतन के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है, जिसने अपनी नीतियां निर्धारित की हैं, एक ही जगह पैदा हुए, सबका डीएनए एक है। नहीं, डीएनए ये भी स्नेह मिलन की ये जुमलेबाजी है। मतलब डीएनए जैसी गंभीर चीज जैसे ही मैं डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं, वकार साहब की तरफ आ रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं उनके आपको, चेहरे का रंग बदल रहा है। ब्रजेश भाई, अगर डीएनए की सही बात हो जाएगी और डीएनए की जांच होने लगेगी, तो इस देश में ऐसी उथल पुथल मच जाएगी कि एक अलग तरीके का भूचाल आ जाएगा। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, और जो Politically बोलते हैं आपके लिए बेचने थोड़ा के लगते खतरे हैं। की घंटी है, क्योंकि जो वोट बैंक पूरे कमिटमेंट जोश खरोश के साथ लास्ट असेंबली इलेक्शन में आपके साथ खड़ा रहा है, बीजेपी वहां कुछ देखिए, पॉलिटिकल बीजेपी एक्टिविटी कर रही है। आपको इसकी फिक्र है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये हमें भी मालूम है कि बीजेपी की चाल को भारत का बहुत बड़ा हिस्सा समझता है। कुछ मजबूरन, कुछ मसलतन कातिल को मसीहा कहते हैं जी। हम दौरे जमाना देखे हैं, हम वक्त पे नजरें रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उसको प्रियंका गुप्ता को एक बात और मुझे कह लेने कंप्लीट करें, 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा घृणा पैदा करके समाज को बांट करके अपना फायदा उठाने की। और अभी शुरुआती दौर में ही, जैसा आपने देखा, भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय थे जिन्होंने बोला, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत का निर्वाचन आयोग जातिगत राजनीतिक सम्मेलनों को प्रतिबंधित करता है। तो मैं देखा कि उसको नियम है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से इस बात को स्पष्ट किया कि हम बांट करके हम मैं प्रियंका गुप्ता, और ये सब दलों पर लागू, कोई एक दल पे नहीं, ये सब पर लागू है। मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, एक देश एक डीएनए। बीजेपी और मुसलमानों के जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, इनको देखिए ठीक कर रहे हैं। अब आप लोग कह नहीं सकती हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। स्नेह मिलन हो रहा है। ब्रजेश जी, जैसे कि आपने बताया ना डीएनए, तो मुझे तो लग रहा है ये स्टॉल पहले लगाया जाएगा कि डीएनए टेस्ट होगा, उस पर जो पास होगा वो अंदर जाएगा, नहीं तो वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
तो अब सबसे पहले तो अब डीएनए चेक होना चाहिए सबका, उसके बाद ही डिसाइड होना चाहिए कि सम्मेलन में सम्मिलित कौन होगा। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि एक सम्मेलन जरा किसान, आलू के किसानों से भी कर लेते जाके, बेचारे जो कौड़ियों के दाम बेचने पे मजबूर है, अपनी फसल को खुद ही ट्रैक्टर लेकर रौंद रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा स्नेह दिखा देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, और उसकी जो हालात हैं वो दिखते नहीं है क्या? उसकी होली घर में फीकी हो रही है, आप ही ने चलाया, आप एक चैनल पे मैं देख रही थी, तो उसकी होली फीकी हो गई है, बेचारा मजबूर है कि कैसे वो होली मनाएगा, कैसे अपने घर में अपनी दिए जो है रंग खिलेगा और पकवान बनाएगा। तो ये हालत है इस देश की और उत्तर प्रदेश की। आप ये देखिए कि उस गैस सिलेंडर का प्राइस जो आज 1100 से ऊपर चला गया है, होली मनाना मुश्किल है लोगों का। मैडम ये सब तो रूटीन विषय हैं ही, लेकिन जो ये थी बात की मुसलमानों से बीजेपी चिढ़ती है या उनके खिलाफ है, अब स्नेह मिलन हो रहा है, इसमें भी आपको एतराज है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें क्या एतराज है? पहले तो इन्होंने इस देश को 2 हिस्सों में बांटा, पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, अब मुस्लिम को मुस्लिम से बांटने की कोशिश कर रहे। पर जो भी जिस भी जागरूक समाज है ना, वो इनके चक्कर में नहीं आएगा, क्योंकि अब जो कुछ इनको करना था, ये अपनी दाल जो इतनी हांडी थी, जितनी पकानी थी, अब पका चुके हैं। अब समय आ गया है कि लोगों को हकीकत का पता चल चुका है। अगर एक हार्मनी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, एक सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, तो आपको क्या तकलीफ है मैडम? अरे सौहार्द स्थापित हो सौहार्द हो रहा है, छोड़ के थोड़ी चले जाते। कुंवर जी बैठे होते ना, बताते कि ये सबके लिए है, दिस इज फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है भैया? ये तो कुछ जातियों के नाम गिना रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम स्पेसिफिकली इन जातियों का सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि वो इतने वोटर में वहां अभी थोड़ा अनुभव की कमी है, नहीं समझ पाए गेम कौन सी खेलनी है कौन सी छोड़नी है, नहीं समझ पाए। ना स्नेह दिखाओ तो सबसे दिखाओ, वरना ना दिखाओ। ये तो फिर बोलो ना कि आपको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। अरे वो डिबेट में ही स्नेह मिलन नहीं कर पाए। अरे वो डिबेट में नहीं कर पाए, वो हकीकत में भी नहीं कर पाएंगे। उनका काम ही तोड़ो राजनीति करो, फूट डालो राजनीति करो, उनका काम ही है। आपको कोई चिंता है? क्योंकि आपकी भी नजर इस वोट बैंक पर बहुत खास रहती है। देखिए विजय जी, वैसे भी कांग्रेस पार्टी का सीधा एक जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि इस देश का विकास होना चाहिए, इस देश की बात होनी चाहिए, उस गरीब किसान की बात होनी चाहिए, उस छोटे व्यापारी की बात होनी चाहिए, उस महिला की बात होनी चाहिए जिसका घर चलाना मुश्किल। तो इन सब की बात होनी चाहिए। किसी स्पेसिफिक जाति पर्टिकुलर हमने कभी इस मुद्दों को उठाया ही नहीं, आज तक नहीं उठाया, तो अब क्यों उठाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूँ डिबेट में। वकार साहब, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो स्नेह मिलन कार्यक्रम अगर होगा, एक देश एक डीएनए, आप भी जाएंगे उसमें शिरकत करेंगे? अब अगर सांप्रदायिक सौहार्द बन रहा है तो हम सबको सहयोग करना चाहिए और आपको भी कार्यक्रम में शिरकत करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। सर, नफरत फैलाने वाले लोग इसने कर ही नहीं सकते हैं? नफरत फैलाने वाले लोग प्यार मोहब्बत, इसने मित्रता दोस्ती, ये डिक्शनरी में नहीं है नफरत वाले लोगों की। ओके। कल तक के जो इस बात पे नाराज थे पूरे देश में कि दूसरी पार्टियां रोज़ा अफ्तार मुसलमानों के लिए क्यों करती हैं, वो आज इसने करेंगे, कर रहे हैं सर। कल सर ये सिर्फ धर्मवाद कर सकते हैं, जातिवाद कर सकते हैं, दंगा फैला सकते हैं, लड़ाई लगा सकते हैं, झूठ बता सकते हैं, मक्कारियां कर सकते हैं, वादे करके मुकर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहिए इसने कर सकते तो मैं नहीं मानूंगा। बीजेपी अपने रिश्ते मुसलमानों के साथ ठीक करना चाहती है और आगे बढ़ रही है, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सर, पहली बात तो अगर ठीक करना थे तो खराब क्यों किया? ये तो अरे हो गया कंफ्यूजन, अब ठीक करना है रिश्ते। नहीं, खराब क्यों किए? पहले हो गया जो होगा, बात गई, अब ठीक करना है मेरे रिश्ते को। नहीं, खराब क्यों किए? अगर खराब किए थे तो ठीक क्यों कर रहे हैं? या तो पहले आप गलत थे या आप गलत हैं, या पहले आप झूठ कर रहे थे आप झूठ कर रहे थे। पहले तो आप देश के हिंदुओं को ये बताइए कि अगर आपने पूरे हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई है तो आप उनके दिल में प्यार कैसे बोएंगे? स्नेह मिलन से नहीं। स्नेह मिलन कहेगा? स्नेह मिलन स्नेह है हमारा आपका? नहीं, कहेगा स्नेह, हमें आपसे स्नेह नहीं है। आपको व्यक्तिगत नहीं हो सकता, आप सब मुसलमानों के क्या ठेकेदार हैं? नहीं, सारे मुसलमान उनके साथ नहीं हैं। कुछ मुसलमान जो मनसब के चाहने वाले हैं, ओहदों को पसंद करने वाले हैं या रुपया कमाने वाले हैं, बस उसके अलावा छोड़कर कोई उनके साथ नहीं है। तो राजनीति में कोई भीख मांगने तो आता नहीं है? नहीं तो सर, राजनीति में कोई देश तोड़ने भी नहीं आता है।
देश के लोगों अगर को एक आपस में देश लड़ाने एक भी नहीं डीएनए आता और है। स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, आप इतना क्यों बेचैन हैं और आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमानों और बीजेपी के रिश्ते खराब रहें ताकि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकें उस पर? नहीं सर, मैं तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी चले गए उठकर अभी, मैं तो खाली इनको समझ रहा हूँ कि ये तो मोदी जी से, योगी जी से और बाकी लोगों से बहुत ऊपर हैं। कैसे? पूरे भारत की जो राजनीति थी बीजेपी की, वो मुस्लिम विरोध में थी, और ये बड़े नेता हैं। इन्होंने तो सारे हिंदूवादी नेताओं को किनारे कर दिया। इनकी थोड़ी आज तो इनकी पार्टी भाषा ने सब इनको बोलने टास्क लगे। दिया होगा, इनका थोड़ी योजना है ये। नहीं बात समझिए सर, ये इन्हीं की योजना है। अच्छा, ये इन्हीं की योजना है और कल इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या मसला ये है कि आप मुसलमानों से इसने तो करेंगे, आप हिंदुओं को क्या बताएंगे कि अब तक क्या आपने नफरत क्यों की? मेरा तो छोटा सवाल है, आप बता दीजिए। बीजेपी वाले तो है नहीं भाई, नफरत की बात अब उन खत्म करके अगर प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है तो आप पुराने जख्मों को कुरेद कर अपना क्यों नंबर बढ़ाना चाहते हैं? नहीं सर, हम मुसलमान अगर हैं। कोई संबंध ठीक, जैसे मान नहीं, लीजिए सर, मेरे सर। आपके बीच किसी डिबेट में झंझट हो गया, अगली डिबेट में आप मिले, मैंने कहा वकार भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हम मुसलमान हैं और सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं। हम लोग की एक फितरत है। सर आप डर गए हैं। शुरुआत अगर आप कहीं करेंगे झगड़े मुसलमान और की, सुनिए बीजेपी सर, एक दूसरे सुनिए के सर, दोस्त हो गए, सुनिए सर, वो घबराहट दिख रही है सर आप में। सुनिए सर, अगर झगड़े की शुरुआत आप करेंगे और बुराई की शुरुआत आप करेंगे तो अब हम आज़ाद हैं ख़त्म करने के लिए। शुरू आपने किया, ख़त्म हम करेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, ये तो मोहब्बत की भाषा है, तो इसने कर रहे हैं हम आपसे। सर आप बेचैन हैं कि बीजेपी और मुसलमान करीब कैसे आ सकते मैंने हैं? आपसे क्या कहा? क्योंकि आपका तो सब बंद हो जाएगा फिर। शुरुआत बीजेपी ने की थी, अब खत्म करने का अधिकार मुसलमानों का है। आसिम वकार अपना ही बात करें, मुसलमानों कैसे सर करें? 84 से लेकर सन 2023 आपने सर एक जहर बोया है, जहर बोया है। एक देश एक डीएनए है सर। नहीं सर, देखिए एक बात, अब आखिर में एक बात बोल दूं कि हम मुसलमानों का एक फलसफा है कि जब धर्म की बात आएगी तो हम मुसलमान हैं, और जब देश की बात आएगी तो हम भारतीय हैं, फिर हम मुसलमान हिंदू नहीं हैं। तो जब बासित देश अली को में आ क्या पैगाम जाएगी, देना चाहते नहीं हैं? सब, जब देश की बात आएगी, बासित अली को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी सर, बासित अली साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर उनको स्नेह क्या मिलन कराएं ना कराएं? उनको क्या पैगाम दूंगा मैं? वो तो खुद ही छोड़ छाड़ के भाग गए सब। अब भागने वाले लोगों को क्या पैगाम दिया जाता है? उनको तो दौड़ा के पकड़ा जाता है। ठीक, ओके, किसी दिन कोशिश करेंगे कि वो रुकें। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, ये क्या है स्नेह मिलन कार्यक्रम और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? चुनाव है, उसमें बीजेपी ये चाहती है कि जो सबका साथ सबका विकास का उसका नारा है, उसमें मुसलमान भी शामिल हो। अब वो लोकसभा में वो टिकट देगी कि नहीं देगी, ये भी महत्वपूर्ण होता है। और स्नेह मिलन कार्यक्रम मधुर मिलन कार्यक्रम में कब बदलेगा, ये बात तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी मुसलमानों को लेकर बहुत लंबे समय से कोशिश करती रही है, उसके पीछे आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, बीजेपी को लगता है शायद अब कि मुसलमान भी पके आम की तरह है, गिर रहा है इधर उधर, खुद ही लपक लो, अपनी झोली में डाल लो। लेकिन मुसलमान का विश्वास बीजेपी पर जम नहीं पाता, तब तक कोई ना कोई बवाल आ जाता है। मुसलमान के चाहने वाले बहुत हैं उनके वोटों के, लेकिन वो जब आरएसएस के चीफ इस बात को कहते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हिंदू हैं, तब मुसलमानों का विश्वास डगमगा जाता है। देखिए, मुसलमानों को लेकर संघ की जो विचारधारा है वो कई बार बदलने की कोशिश हुई है, कई बार फिलर आए हैं और बयान दिए गए, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत की गई। आरएसएस में तो एक बाकायदा विंग बनी हुई है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। वो मुसलमान जो हैं, जो विपक्ष से नाराज़ हैं, उनको बीजेपी से जोड़ने का, बीजेपी के लिए जो झुकाव रखते हैं उनको अपने साथ लाने का काम करती है। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो सबके पूर्वज हिंदू हैं, मुसलमान शायद ऐसा नहीं सोचता है।
उसको लगता है कि इस बयानों से उसकी पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए वो बीजेपी के साथ जुड़ने से डरता है। एक बात जरूर है कि जब से बीजेपी ने आजमगढ़ में और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव जीता, दोनों में काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, तो बीजेपी को ये लगने लगा कि कुछ मुसलमान उनके साथ आ गए हैं और अगर इसका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर या लोकसभा के आम चुनाव में किया जाए तो कैसा रहेगा। उसीलिए पहले पसमानदा सम्मेलन हुए, अब स्नेह मिलन का कार्यक्रम आ रहा है। ब्रजेश जी रामपुर में जिला पंचायत के एक पूर्व अध्यक्ष हैं मशहूर अहमद मुन्ना, उनका एक बयान आया था कि पहले मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाता था और वोट लिया जाता था, लेकिन अब लोगों में वो डर नहीं रहा। मस्जिद की बात आई, अजान की बात आई, लेकिन लोगों ने वो बातें नहीं सुनी और बीजेपी को वोट दिया। ऐसा रामपुर में बयान आया। अब बात ये आती है कि ये बात में दम तब दिखाए जब योगेश्वर धाम के बाबा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जब यतीनंद सरस्वती के बयान आते हैं, तो इससे मुसलमान सहम जाता है, वो बीजेपी की ओर जाने से डर जाता है। और ताज़ा हालात में आप देख रहे हैं जिस तरह से बुलडोजर चला अतीक अहमद पर, मुख्तार अंसारी पर, इससे भी मुसलमान डरा है। इससे भी स्नेह मिलन में बाधा आएगी। ये स्नेह मिलन कंप्लीट नहीं होने देता है, ये मिलन में कुछ बाधा पैदा करता है। लेकिन चूंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी की ये कोशिश है कि वो फिर सरकार बनाए, तो वो चाहती है कि जितना प्रबल विरोध विधानसभा में हुआ उतना ही ना हो, उस पर कुछ रोक लगाई जाए और एक स्थिति बनाई जाए कि अखिलेश यादव का वोट बैंक बिखरे, जो समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इंटैक्ट है। देखिए ओवैसी भी आए थे, चुनाव लड़े थे, वकार साहब बैठे हैं, काफ़ी लोग कह रहे थे वोट कटवा पार्टी है, मुसलमानों को वोट काटेगी, काटा भी होगा। अब पता नहीं लोकसभा में कितना वो यूपी में काटेंगे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मुसलमानों का विश्वास हासिल करने में बड़ा वक्त लगेगा बीजेपी को। इतना आसान नहीं है कि मोहसिन रजा या और एक आध मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में बासित अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत वोट हासिल किया जाए। अभी इसके लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, अगर वहाँ 5% 10% वोट भी ले आए तो उनकी कामयाबी होगी। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मज़ा तो तब है कि खुशबू आपके किरदार से आए। तो किरदार से तभी आएगी जब भरोसा होगा, विश्वास होगा। जी, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे और खून की नदियाँ बहाई गई। दोनों बातें बीजेपी के साथ हैं, एक विरोधाभासी है, एक हिंदुत्व की पक्षधर है, और खुलेआम मंचों से बात होती है। तो ये चीज़ें दोनों में समानता नहीं दिखती। ऐसे में मुसलमान से उनकी दूरी इतनी आसान नहीं होगी पाटना। आज ये बात जरूर है कि वो लोग हमको मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं जो ईद और होली पर अपने सगे भाई से भी गले नहीं मिलते। इस राजनीति का एक चरित्र है कि बातें खाली की जाती हैं, अमली जामा नहीं पहनाया जाता। बहरहाल वोट की खातिर नेता सब कुछ करते हैं। एक साहित्यकार रहे हैं अदम गोडवी साहब, उन्होंने तो कहा कि फ़ायदा हो तो पिता का नाम भी बदल ले नेता। उनकी एक लाइन है, सुनिएगा, उनका एक साहित्य है जी। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन भर मुसलमानों से हम रुमाल बदलेंगे, और अभी बदला है चेहरा फिर चाल बदलेंगे, और मिले कुर्सी तो दल बदलू, कहो क्या फ़र्क पड़ता है, और पार्टी कोई बल्दियत है, इसे हम हर साल बदलेंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए।
ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक मामलों में उन्हें खासा तजुर्बा हासिल है। ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आवश्यक क्यों हो गए हैं कि उनकी तीव्रता को रोकने के इस तरह के प्रयास बीजेपी कर रही है? आपको क्यों लगता है कि ये बीजेपी के लिए करना अब आवश्यक हो गया है आम चुनाव के पहले? ब्रजेश जी, एक प्रयोग हो रहा है जी। प्रयोग ये हो रहा है कि क्या इस तरह के प्रोग्रामों से और क्या बयान रोक करके और आपसी जो तीखे बयान आते थे बीजेपी की तरफ से उनको रोक करके क्या मुस्लिम जो मतदाता है वो उसकी तीव्रता कम हो सकती है, बीजेपी उसकी नाराजगी क्या कम हो सकती है? और जो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश का ये प्रयोग हुआ एकजुटता से वोट डालने का, वो उसने बीजेपी को चौंकाया। और यदि आप आंकड़े देखें तो वास्तव में वो चौंकाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अब ये एक प्रयोग हो रहा है, लेकिन जमीन में यदि आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बीजेपी को मुस्लिम वोट देगा। मतलब अब कुछ प्रतिशत वोट दे दे, 1-2% वोट दे दे तो ये कोई वोट देना नहीं हुआ, लेकिन एक परिवर्तन यदि आपको दिखे कि मुस्लिम वोट दे रहा है और बीजेपी के जो ये स्नेह मिलन है और मधुर मिलन है, सब इससे कोई परिवर्तन हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। और आप देखिए इसका केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, विशेष रूप से पश्चिम। इसका केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश है, स्पेशली मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, ये सब इलाका। बागपत, हाँ, तो ये जो रुहेलखंड है और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये मुस्लिम राजनीति का बैरोमीटर है। अब केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रयोग वहाँ से हो रहा है। कारण क्या है कि यहीं पर उसके परिणाम दिखे थे, विधानसभा में परिणाम उसके दिखे थे, तो वहाँ से ये शुरुआत की जा रही है। पर एक पार्टी अगर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दे रही है, ओपन स्टेज पर कार्यक्रम आमंत्रित कर रही है और कोशिश कर रही है कि मुसलमान और बीजेपी आपस में रिश्ते ठीक करें, वकार साहब जैसे नेताओं को तकलीफ हो गई। ये देखिए, अब वकार साहब के साथ दिक्कत ये है कि उनका वोट बैंक है मुस्लिम, और उन्हें जब लगेगा कि कोई गाय जो है उधर बढ़ी है उनके खेत की तरफ। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी एक पदयात्रा कर रहे थे तो तमाम अन्य विपक्षी दल थे, कई वो अपने अपने मेड़ में खड़े हो गए थे लाठी लेकर। बहुत नाराज थे। एक राजनीति की प्रवृत्ति है, हाँ, कि साहब ये तो क्यों कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति है, ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो। वास्तव में अभी तो इन्होंने वकार साहब वगैरह ने शुरू किया है मुस्लिम राजनीति को, अभी तो आशा बंधी है, और तभी कोई तोड़ने आ जाए तो फिर वो उस पर सवाल उठते हैं। पर आप देखिए कि MIM जैसी पार्टी, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा असेंबली इलेक्शन में 56 या 59 सीटों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, एंड सरप्राइजिंगली कांग्रेस से ज़्यादा वोट शेयर था इन सीटों पर इनके पास। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे ये तिलमिलाहट आसिम वकार की यूं ही नहीं है, इसके पीछे क्या क्या है ना, 56 सीटों की जो कमाई है ना, वो अचानक से छीन जाने की है। ये रेलिवेंट हो जाएंगे फिर। वकार साहब की एक दिक्कत और है ब्रजेश जी। क्या? वकार साहब ये मानते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार हैं। कारण क्या है कि मुस्लिम राजनीति भी जुड़ी है, और नहीं, ये मुसलमान वोटों के दूरी बना लेते हैं। विक्रेता भी मानते हैं सर। हाँ, नहीं, अब आप देखिए, आप नीतीश कुमार इनसे बात नहीं कर रहे हैं, RJD वाले बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी इनसे बात नहीं कर रहे, बसपा बात नहीं कर रहे, और कोई दल बात नहीं कर रहे। सर, इनसे कोई क्यों बात करे? सबको तो पिन चुभोए हैं। कोई ऐसा बचा है विपक्ष वाला जिसको ये पिन न मारे हो? नहीं, तो इनको लगता है कि साहब सबसे दोस्ती हम ही से बैर। हाँ, जबकि हम मुस्लिम राजनीति के एक मजबूत एक स्तंभ हैं। सर, सब इनसे तो चोट खाए हैं और सब है चौकन्ना। इनसे बहुत संभल के बात होगी, भले अपना सब चला जाए पर इनसे बात संभल के करेंगे।
अनूप संडा जी मेरे साथ हैं, सवाल समाजवादी करें पार्टी और के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, जो- मुस्लिम वोटों को लेकर जो घेराबंदी हो रही है, आप ये मानते थे कि बीजेपी ने मुसलमानों को एक तरफ किनारे लगा दिया या मुसलमानों के प्रति खराब नीति है बीजेपी की? अब तो बीजेपी स्वयं आगे बढ़कर एक कदम आगे, स्नेह मिलन, देखिए मिल नाम देंगे, मैंने इकट्ठे हो कहा- रहे हैं, एक देश एक डीएनए। आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मैं होली का मौका कहिए तो एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, उसी में मेरी बात, आपकी बात का जवाब हो समय जाए। जितना है उतने में जो आप चाहे बात सुना कर लें। दूं। एक स्त्री पक्ष मतलब अपनी कन्या के लिए कोई वर ढूंढने गया और बिचौलिए के साथ गए वर देखने। तो जब वर मिला, वो बड़ा देखने में ठीक ठाक था, उससे पूछा भैया जुआ तो नहीं खेलते हो? बोले साहब न जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, न परस्त्री के पास जाते हैं, और बहुत अच्छा कमाते हैं और बहुत बड़ा मकान है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की के पिता बड़े खुश हुए। बाद में उन्होंने उस बिचौलिए से पूछा कि क्या सच में इस लड़के में कोई कमी नहीं है? तो उसने कहा साहब बस थोड़ी सी कभी कभी झूठ बोल देता है। तो ये बीजेपी वही लड़का है, वो चाहे स्नेह मिलन बोले, चाहे कुछ भी बोले, उनकी नियत अंत में समाज को जोड़ने की हो ही उन्होंने नहीं क्या कहा सकती। कि राजपूत, गुर्जर, त्यागी में जो मुस्लिम बिरादरी है ना, जातियों में, उनको पाले मिलाएंगे। नहीं, वो प्रयास उनका ये है क्योंकि उनके अंदर घबराहट है, उनके अंदर घबराहट है। समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यकों का जितनी बड़ी तादाद में वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में आया, वो सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने मुसलमानों भी को वोट बताया। तो ले लिया, परिणाम तो दे नहीं पाए आप। नहीं, परिणाम देखिए असेंबली ऐसा है कि इलेक्शन में आप भी जानते हैं ब्रजेश भाई, इस बेचारे बार कुर्बान हो गए सब मुसलमान इन विषयों आपके पे पीछे। कई बार चर्चा हो चुकी और है। आपका तो कोई परफॉर्मेंस था नहीं खास। नहीं देखिए, परफॉर्मेंस कैसे नहीं था? वो 326 सीट से 270 सीट पे आ गए, हम 47 से 125 पे पहुंच गया हमारा गठबंधन। सरकार तो बस नहीं, एक ही बिल्कुल बात मैं आपकी चलती बात है मान रहा हूं, लेकिन देखिए आप भी जानते हैं 202 लाए होते तब बात करते सर, लेकिन 199 ऐसा नहीं पे कोई बात नहीं देखिए करेगा। राजनीति है ये, कोई इसमें कभी भी सुनिश्चित परिणाम नहीं तो होते। आप मुझे बताइए कि मुसलमान आपकी पार्टी को वोट क्यों दें? आप मुझे कारण बताइए, 2 कारण बताइए कि इसलिए दें। देखिए 2 कारण का सवाल नहीं है, सवाल आज इस देश का जो बहुरंगी चरित्र था, यानी जो विविधता में एकता और विविधतापूर्ण एकता और अखंडता हमारी थी, उस चरित्र को बचाने का सवाल है। और मैं मुसलमान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इस देश के उस प्रत्येक नागरिक को जो चाहता है कि इस देश की जो बहुरंगी संस्कृति थी, भैया वही जो काम तो कर रहे हैं। विभिन्नता में बासित अली एकता अभी की क्या बता रहे संस्कृति थे थी कि जितनी भी जाति कौन सी, राजपूत, गुर्जर, त्यागी, ये सब बिरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं जो मुसलमानों में भी। अब आप ये दादा कैसे इकट्ठा करेंगे? एक सवाल पे तो चले गए, करेंगे, एक प्रेम सवाल करेंगे। पे चले गए, आप एक सवाल पे चले गए, ये इकट्ठा करेंगे? अरे ठीक है, अभी नए खिलाड़ी नहीं खेल पाए, ये सीख जाएंगे आज की घटना ये के बाद। अहंकार है, उनको लगता है कि हम मुसलमानों पे बड़ा एहसान कर रहे हैं स्नेह मिलन कार्यक्रम करके। तो आप क्या वोट लेके एहसान कर रहे हैं? नहीं, हम कोई एहसान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई एहसान की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि इस देश की जो संस्कृति थी, मिली जुली संस्कृति, तो बताओ भैया, उस आपके पीछे तो संस्कृति- मर मिटे मुसलमान अभी चुनाव में, आप क्या कर रहे हो उनके लिए? देखिए समाजवादी पार्टी उनके मुद्दों पे कौन सा आप बहुत सक्रिय रहते नहीं, हैं? देखिए समाजवादी पार्टी एक बयान जारी करके किनारे हो जाते हो। नहीं, देखिए आप भी जानते हैं कि सत्ता किस तरीके से षड्यंत्रपूर्वक समाज को बांटने का काम कर रही है, और समाजवादी पार्टी बराबर उसके खिलाफ लड़ने का हर मोर्चे पे काम कर रही है। तो अब स्नेह मिलन कर दो रहे हैं। नहीं, तो इसने मैंने कहा ना कि अगर वास्तव में दिल में स्नेह हो, और अगर जैसा कुछ देर पहले आसिम वकार साहब ने कहा था कि अगर कोई कभी हमारे आपके बीच में मतभेद रहा है, उसको दूर करना है, आपको लगता है इसने उन, तो पहले अपनी पुरानी गलती के लिए क्षमा मांगिए। लाल रहे एकदम, पहले खून निकलता भाजपा को रहे। चाहिए कि अब दर्द अपनी हो। पुरानी गलती के लिए क्षमा मांगे, और ये कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी विचारधारा के नेताओं ने जो मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित तरीके के विचार व्यक्त किए हैं, उनको, उनसे संघ परिवार अब सहमत नहीं है। तब हो सकता है कुछ लगे कि हाँ स्नेह मिलन करना चाहते हैं, वरना ये स्नेह मिलन सिर्फ एक धोखा है। भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िया शिकार करने के लिए बैठा है। अंत में बस अपनी तरफ से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी अपनी गोलबंदी में इतना सक्रिय हो रहे हैं। वकार साहब के पास आते हैं, फिर प्रियंका के पास थोड़ी देर बाद चलते हैं। वकार साहब, जब सब पॉलिटिकल पार्टी, और देखिए मैं आपके परफॉर्मेंस की मैंने चर्चा की कि आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन 56 या 59 सीट पे लड़ा, आपका वोट शेयर कांग्रेस से ज़्यादा था।
इसीलिए आपकी बेचैनी कि कहीं अगर मुसलमान भी आपके पास भाग गया तो भैया नोटा तो आपसे आगे है ही है, उसके नीचे वाला भी हाथ से निकल जाएगा। नहीं सर, चले गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी। नहीं, क्या कर लेते आप उनका? मैं उनसे एक सवाल पूछता। क्या पूछते आप उनसे? मैं उनसे पूछता आप कि पूछेंगे सवाल? नहीं, मैं उनसे पूछता कि ये कौन सा स्नेह है कि औरंगजेब रोड का नाम बदल देंगे? ये कौन सा स्नेह है कि इलाहाबाद से इसलिए नफरत है कि वो इलाहाबाद है? तो आपको ये कौन सा स्नेह है? सर सुनिए सर, ये कौन सा स्नेह है कि औरंगाबाद का नाम बदल देंगे क्योंकि वो औरंगजेब के नाम पर है? ये कौन सा स्नेह है सर? दूसरी बात, हम आप इतनी देर से कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान, सर हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम उन सब की बात करते हैं जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं, सरकार द्वारा सताए हुए हैं। अब सांडा साहब ने एक किस्सा सुनाया, मैं भी सुना दूं एक किस्सा। अब समझिए कि सरकार से पीड़ित कौन लोग हैं और लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। बासित अली ने ठाना और सबको साथ लाना है। सर मैंने बता दिया, अब ये सुन लीजिए, सरकार पे सुन लीजिए। एक बार एक राजा था, राजा के पास कुछ उसके व्यापारी दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त व्यापारी आए और उन्होंने कहा साहब ये 25 पैसे की रोटी बिक रही है, नहीं 10 पैसे की रोटी बिक रही है, इसको हम 25 पैसे कर देंगे। तो राजा साहब कहने लगे 50 पैसे कर दो। किस्सा समेटो भैया। नहीं, उन्होंने कहा हम 50 पैसे कर दो, राजा साहब बोले, लेकिन एक शर्त है कि जब मैं बाहर जाऊं यहां से देश से तब 50 पैसे कर देना। राजा साहब देश के बाहर गए, रोटी 50 पैसे की हो गई, हाहाकार मच गई, हर तरफ बिल्कुल जैसे हाहाकार का माहौल हो गया। राजा साहब वापस आए, जनता ने उनसे शिकायत की साहब बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, 10 पैसे की रोटी 50 पैसे की हो गई। राजा साहब ने सब व्यापारियों को बुलाया, राजा साहब के महल के बाहर बड़ी भीड़ लग गई और उनके राजा साहब के भक्त, अंधभक्त भी बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद राजा साहब जो थे वो मीटिंग समाप्त हो गई, लोग बाहर आए तो उनके अंधभक्तों ने कहा, उनके जो खैरख्वाह थे राजा साहब के, कि क्या हुआ, व्यापारी से पूछा। उसने कहा सर राजा साहब बहुत नाराज थे और कह रहे थे कि नहीं, रोटी जो है वो 30 पैसे की बेचो, 25 पैसे जनता से लो, 5 पैसे हम देंगे जनता की तरफ से। दैट इज कॉल्ड बीजेपी। समझ गया ना आप? ये सब उसी स्कूल में पड़े हुए हैं। लेकिन अब इनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं सर। बासित अली ने जो ठाना वो भी तो सोचो। अरे सर वो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लिए कोई ठान ले। क्या ये भी बड़ी दिक्कत है, ये वो ज्यादा ठान रहे हैं, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लिए कोई ना ठान ले। अगर अपनी कौम को बीजेपी के साथ जोड़ना चाहता है, आप उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं? सर उसका परिवार उनके बीजेपी के साथ नहीं होगा। किसका? बासित अली साहब का, मैं गारंटी ले रहा हूं, उनका परिवार नहीं। आप सर्च करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, सोच लो। सर हम मुसलमान हैं सर, हम मुसलमान हैं सर। हमको बताया जाता है कि दुश्मन के सामने झुकना नहीं, मुकाबला करना आखिरी सांस तक। आप भड़काने का काम कर रहे हो। नहीं सर, राजनीतिक मुकाबला करना। अरे सब सीटों पे जमानत गंवाए बैठे हो, यूपी में क्या बात? हमारी जमानत जब्त हो गई वो अलग की बात है, कोई पूछता लेकिन नहीं। मुसलमानों ने वोट नहीं दिए ये अलग बात है। प्रदेश में वकार भाई चिमटे से नहीं छूता। वो सर 84 में 2 सीट थी। ओके, प्रियंका मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। प्रियंका, जब देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश से संन्यास ले लिए पॉलिटिकली। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, तो मुझे नहीं लगता कि हर मुद्दे पर, चाहे वो गैस के बड़े प्राइस है, एक्टिव है हर मुद्दे पर तो सड़कों पे है। आप देखिए कहीं भी कोई महंगाई के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? कोई एक मात्र पार्टी बता दीजिए आप, किसने धरना प्रदर्शन किया होगा सिलेंडर के प्राइस को लेकर, आप बता दीजिए। तो आम जनता से जुड़े हुए जब मुद्दे हम उठा रहे हैं, तो ये और बात है कि मीडिया और ये सारी चीजें दिखाई नहीं जा रही, बात अलग है। पर कहीं ना कहीं आम जनता के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं और पूरे देश के लेवल पे उठाए जा रहे हैं, कोई अकेला ऐसा नहीं है। और ये जो मुसलमान वोटों के थोक विक्रेता खुद को घोषित करने वाले स्वघोषित लोग हैं, मैं डिबेट में क्या नाम लूं, इनकी भाषा सुनी आपने? देखिए भाषा की बात नहीं है, मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर स्नेह सम्मेलन करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर करें, प्रदेश स्तर पर करें। एक पर्टिकुलर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने की क्या जरूरत है? आपको अगर सबका साथ सबका विकास है तो एक पर्टिकुलर एरिया चुन के आपने क्यों? तो आप स्नेह मिलन कार्यक्रम का कांग्रेस विरोध करती है? कांग्रेस किसी का विरोध नहीं करती है, कांग्रेस तो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रही है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम नफरत की राजनीति को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं। हमारा काम है कि इस देश में एका रहे, इस देश मजबूत हो, इस देश की इकोनॉमी मजबूत हो। आज देखिए हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच गई है, 4.4%, जी बहुत शुक्रिया आपका। जाने की स्थिति आ चुकी है।
बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट में उपस्थित और डिबेट से चले गए मेहमान का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने विचार कार्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।